दुनिया की हर एक कंट्री का रेसिडेंट दो चीज़ करता है। हर एक कंट्री का, दुनिया में जितने भी पूरे लोग हैं वो लोग दो चीज़ करते हैं। या तो उन लोग इनकम कमाते हैं या तो उन लोग खर्चा करते हैं। राइट। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, वो बंदा दो चीज़ तो करेगा ही करेगा। एक क्या करेगा, वो इनकम कमाएगा, और दूसरा क्या करेगा, वो एक्सपेंस करेगा। राइट। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे इनकम पे टैक्स है कि आप इनकम कमा रहे हो तो आपको उस पर टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि सिर्फ एक्सपेंस के ऊपर टैक्स है कि आप क्या करोगे, जितना खर्चा करोगे उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि दोनों पे टैक्स है, इस पे भी टैक्स है, इस पे भी टैक्स है। इंडिया दोनों पे टैक्स है हमारी कंट्री में। अच्छा, सिर्फ इनकम पे टैक्स किस पे है, यूएस वगैरह में जीएसटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वेयरएज सिर्फ एक्सपेंस पे टैक्स किस पे है, दुबई वगैरह में। दुबई में आप लाखों करोड़ों अरबों कमा लो लेकिन आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स। लेकिन जब आप लैम्बोर्गिनी खरीदने जाओगे, जब आप वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स लेने जाओगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझा क्लियर। जो टैक्स हम लोग इनकम के ऊपर पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स हम लोग एक्सपेंस के ऊपर पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों, शौक ऐसी, हाँ। देन इसकी वजह ये है कि जो टैक्स हमारा डायरेक्ट पे, अभी जैसे मैंने इनकम कमाया तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, गवर्नमेंट को पे करा, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। वेयर एज जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जब मैं खर्चा करूँगा तो मैं पैसा किसको दे रहा हूँ, जब मैं खर्चा कर रहा हूँ तो मैं पैसा किसको दे रहा हूँ, जिसके पास से चीज़ ली है, जिसके पास से चीज़ ली है। फिर वो दे, तो वही बंदे को मैं क्या करता हूँ, खर्चा करते टाइम पे टैक्स का भी पैसा क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ, और वो मेरे बिहाफ पे क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। बात समझे। जैसे कि मैं आलिन से गया BMW खरीदने, तो आलिन ने जब 20 लाख रुपए की इनवॉइस बनाई तो ऑटोमेटिकली उसने उसके ऊपर 40% GST ऐड कर दी, और वो 40% GST कितना होगा, 20 लाख पे 10% होता है 2 लाख, 8 लाख रुपये। तो 8 लाख रुपए जो उसने ऐड करी, वो टैक्स किसको बेयर करना है, मुझे बेयर करना है, लेकिन मेरे बिहाफ पे कौन करेगी, आलिन। सर तो मैं एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकती क्या, एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ही लगा सकती है ना, अपन कुछ नहीं लगा सकते ना एक्स्ट्रा। क्यों, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है आपके बिहाफ में टैक्स पे करने का, आप डायरेक्टली आपका धंधा स्मूथली चल रहा है। कैसे, इसका ऐसा है कि अगर लेट सपोज कि इन GST के अंदर जो हमारे कंट्री का इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर ऐसा है कि हर वो सेलर जिसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चले जाएगा उसके पास GST नंबर होना ज़रूरी है, और वो अपने बायर्स से क्या करेगा, GST कलेक्ट करेगा। तो आपने 2 गाड़ी बेच ली 20-20 लाख की, तो आपने विदाउट GST बेचा, लेकिन जब आप तीसरी गाड़ी बेचने जाओगे तब आपको 100% GST लेना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन लगाएगी। बात समझे। तो अगर आप मुझसे टैक्स नहीं लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंपली आप मुझसे टैक्स लो, गवर्नमेंट को पे करो। क्लियर, समझा। जो GST का मैकेनिज्म है वो हम लोग GST के टॉपिक में स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलने की वजह क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी इनकम से। इसका मतलब ये है कि जितनी मेरी इनकम होगी उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। अब जैसे फर्ज करो कि अंबानी और मैं दोनों ओप्पो का 15-15 हज़ार रुपये वाला मोबाइल लेने जा रहे हैं, तो दोनों में से ज़्यादा टैक्स किसको लगेगा, कम टैक्स किसको लगेगा, दोनों को इक्वल लगेगा, क्योंकि 18% GST तो दोनों से लेंगे ना। बात समझे। ऐसे ज़्यादा है ना, तो उसको इनकम टैक्स में उसको इनकम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंस में दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बात समझा। थर्ड कि ये जो इनकम टैक्स है ये सबके लिए सेम नहीं है। कुछ लोगों के लिए इसमें जिनको कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ता है, कुछ पर्सन्स ऐसे जिनकी करोड़ों रुपए इनकम हो लेकिन उन लोग ज़ीरो टैक्स देते हैं। वेयरएज GST सबके लिए सेम है। आप 1 रुपया भी खर्चा कर रहे हो तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, सबके लिए वो इक्वल है।
बात समझे? क्लियर? पक्का समझा? व्हाट इज इनकम टैक्स? टैक्स लेवाइड ऑन इनकम, टैक्स दैट इज पेड ऑन इनकम। टैक्स डेट इज पेड ऑन इनकम। लेवी वर्ड बहुत अच्छा था। व्हाट डू यू मीन बाय लेवी? जिस मैम आपको बता दो। लेवाइड यानी उस पे लेवी होता है वो। सर ईडी के साथ बोल रही हूँ सर। So why you are using past tense? ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, बोलो बोलो। What do you mean by levied? उस पर लगना टैक्स पे। किस? टैक्स लेवाइड ऑन इनकम यानी लेवी का income मतलब होता है चार्ज करना। लेवाइड का मतलब चार्ज करना। क्लियर? तो टैक्स which is levied on income and paid to central government is known as income tax. क्लियर? नहीं समझा? वो टैक्स जो चार्ज किया जाता है आपकी इनकम के ऊपर और डायरेक्टली पे किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। वेयर इज व्हाट अबाउट जीएसटी? वो तो अपन सेलर को देंगे। किसको देंगे? जो सेलर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ वाहिद ऐसे इनकम टैक्स है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और कहीं नहीं जाता। वेयर इज जो जीएसटी है वो दो लोगों में डिवाइड होता है। कौन दो लोग? IGST रिसीव। राहुल बोला आपको बता। यस मैम, थोड़ी सी जनरल नॉलेज। हमारी कंट्री में दो गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता है? कौन? बीजेपी, कांग्रेस? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा क्या लेती है? डायरेक्ट टैक्स लेती है। बात समझे? लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो दोनों में ही 50-50 क्या होता है? डिवाइड होता है। क्लियर? क्लियर? समझा? पक्का? अच्छा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स का प्रोसीजर क्या है टैक्स कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले आप जिस भी बंदे का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो उस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि वो रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। तीनों ही बंदों के लिए टैक्स सिस्टम्स क्या है? अलग अलग है। नॉन ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी। हाँ, वो बाद में इंशाल्लाह जिस दिन हम लोग इनकम टैक्स सीखने बैठेंगे तब करेंगे। ठीक है? दैन उसके बाद इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स ऑफ सैलरी सब 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी कि आपकी सैलरी से इनकम कितनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कि आपको रेंट कितना रिसीव हो रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कि आपके जो बिज़नेस है, आप जो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपको कितनी इनकम आ रही है। फिर कैपिटल गेन जो भी हम लोग ने करा स्टॉक मार्केट की इनकम से, या फिर आपने कोई घर खरीदा बेचा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें कहाँ आती है? कैपिटल गेन में। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें चाहे वो डिविडेंड हो या बैंक इंटरेस्ट हो या आपको किसी से गिफ्ट मिला हो, वो सारी चीज़ें कहाँ के टैक्स होती है? अदर सोर्सेस के अंदर। बात समझा? जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो होता है ना कि किसी के घर के बच्चे बहुत हार्ड रहते हैं, बचपन से कमाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे बचपन से कमाना शुरू कर देते हैं तो उनकी इनकम्स को उनके पेरेंट्स की इनकम में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। बात समझा? तो उसको ऐड करने का, लेस करने का किसको? सेट ऑफ प्रीवियस और करंट ईयर लॉसेस। जैसे अभी हम लोगों को स्टॉक मार्केट के जो हम लोग एंट्रीज मार रहे थे उस वक्त हमको जो लॉस हुआ, तो जो रिमेनिंग जितना लॉस इस करंट ईयर में सेट ऑफ हो सकता था करें, और जो आने वाला लॉस था वो अब हम लोग आने वाले टाइम में उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद जब इसको लेस करने के बाद हमारे पास क्या बचता है? ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? ग्रॉस टोटल इनकम में से उसके बाद हम लोग डिडक्ट करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से।
गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि अगर आप फला काम करते हो तो हम आपको इतने इतने रुपए का आपकी इनकम में से क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। उसके बाद ये सारे काम होने के बाद जो हम लोग को मिलती है वो होती है क्या, हमारी नेट टोटल इनकम। समझा? नेट टोटल इनकम पे हम लोग क्या निकालते हैं, टैक्स पेएबल। तो अब लेट्स सपोज कि मेरी जो नेट टोटल इनकम है उस पे जो मेरा टैक्स पेएबल आ रहा है वो आ रहा है 1,70,000 रुपये। तो अब उसमें क्या, अब उसमें होगा क्या कि अगर मैंने एडवांस में यानी पहले ही मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही मैंने गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपये दे चुका है, तो अब मैं वापस से थोड़ी ना 1,70,000 दूंगा, अब मैं कितना दूंगा, 20,000 रुपये। बात समझे? तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20,000 रुपीज़, लेकिन मैंने माइनस क्या किया, एडवांस टैक्स। बात समझे? क्लियर? या तो फिर मेरा किसी ने TDS काटा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या मैंने किसी का TCS लिया है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसको ऐड और लेस करने के बाद जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर? समझा? तो ये इतना बड़ा प्रोसीजर होता है एक पर्टिकुलर बंदे का टैक्स पेएबल निकालने का। समझा? हर एक के अंदर अपने अपने 15, 16, 10, 20, इसके अंदर अराउंड 85 सेक्शंस है, इसके अंदर अराउंड 20-25 सेक्शंस है, इसके अंदर अराउंड 12 सेक्शंस है, ऐसे और भी डिवाइड्स है। क्लियर? समझा? उसके बाद जब हम लोग ये काम कर लेते हैं तो एक बंदे का टैक्स पेएबल निकलता है। लेकिन वो निकलता कैसा है कि अगर आपकी इनकम मैं बता रहा हूँ अभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम, वी हैव ऑल्सो वन न्यू टैक्स रिजीम जो अभी ये साल से एप्लीकेबल है, मतलब आने वाले जो नेक्स्ट ईयर में जो हम लोग ITR फाइल करेंगे उसमें एप्लीकेबल है। लेकिन मैं अभी आपको कौन सा बता रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है? उसमें क्या है कि अगर आप 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको पे करना होगा नील, यानी कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर आप एनुअली ना, एनुअली ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको देना होगा 5% ऑफ टैक्स। क्लियर? लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपीज़ तक अर्न करते हो तो आपको देना होगा 20% ऑफ टैक्स। और अगर आप अबव 10 लाख कमाते हो टू इनफाइनाइट तो आपको देना होगा 30% ऑफ टैक्स। क्लियर? लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि आपका नाम जुलेखा, तो मिस जेड की इनकम है अगर 7 लाख रुपीज़, तो टैक्स कितना होगा, तो टैक्स होगा 0 से लेकर 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, यानी कितना होता है 12,500 रुपये। और 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख, क्योंकि 10 लाख तक है ना इसकी लिमिट, तो 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक कितना रुपए होते हैं, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पे आपको कितना निकालना है, 20%, विच इज़ अराउंड 40,000। तो मैडम का टैक्स लगेगा 40,000 यहाँ पे, और ये दोनों को प्लस करने के बाद जो 52,500 आएगा, इसमें हम लोग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी क्या होगी, टैक्स पेएबल की अमाउंट होगी। क्लियर? समझा? तो मेरे को ये नहीं समझा वो ऐड किया, क्या ऐड करे, ये कहाँ से आया, क्या कहाँ से आया, 2.5 लाख से 5 लाख वाला, स्लैब रेट। तो वो 7 लाख कमाती है ना, यस। तो अब पहले 2.5 लाख, तो जो हमारी इनकम है उसको हम लोग डिफरेंट स्लैब्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो हमारी इनकम है उसको हम लोग डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइड करेंगे। तो जो फर्स्ट स्लैब था हमारा
0 से लेकर 2,50,000 रुपीज़ तक। तो जो स्टार्टिंग का जो 2,50,000 था उस पर हमको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाद में 2,50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक का था उस पर हम लोगों को 5% टैक्स देना है, जो कि अराउंड होता है 12,500, राइट। लेकिन अब 5 लाख का काम हो गया, अब बचा कितना? 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए था उस पर हमको कितना देने का है? 20%, विच इज़ कितना होता है? 40,000। और ये दोनों को प्लस करने के बाद हमारा कितना आ रहा है? 52,500। और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? अलग से 4% क्या लेती है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन टैक्स पेएबल। बात समझे? और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या रहेगा हमारा? ऐसा कैलकुलेट करने का, वो 7 लाख कमाती तो डायरेक्टली उसके ऊपर 20% वैसा नहीं होता। अगर ऐसा लेने लगी ना गवर्नमेंट तो डायरेक्टली 7 लाख पे 20% होता है, 1,40,000 रुपये। नुकसान करा रहे हो। क्लियर? बात समझा? लेकिन इस कहानी में अब ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है, आपका नाम सब जेड से, तो मिस ज़ैबा बेचारे गरीब, वो कमाते हैं साल का 4,80,000 रुपये। अब क्या? कुछ नहीं। हाँ क्या? हाँ कितना टैक्स? हाँ? कितना टैक्स लगेगा? 4 लाख बोले ना। 4,80,000। सिंपल। 2.5 लाख तक कोई टैक्स कोई नहीं। टैक्स नहीं। उसके बाद कितना बचा? उसके बाद कितना बचा? 2,30,000। 2,30,000 का 10% कितना होता है? 23,000। और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना बचेगा हमारे पास? 5%। तो 2 से जब डिवाइड कैसे किया? 10% डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5% आएगा ना। और हम लोग को कितना चाहिए? 5% चाहिए। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 11,500। बात समझे? तो मैडम को 11,500 प्लस 4% क्या देना चाहिए था? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने खेल ली। गवर्नमेंट ने बोली कि ये बेचारे लोग गरीब है, इन लोगों के लिए हम लोग एक सेक्शन लेके आते हैं रिबेट का, अंडर सेक्शन 87A, कि अगर आपकी इनकम, आप सबसे पहले अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो प्लस इंडियन सिटीज़न हो तो हम आपको रिबेट देंगे, जिसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो हम लोग आपको क्या कर देंगे? पूरा का पूरा टैक्स माफ़ कर देंगे। क्लियर? अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो हम आपको क्या कर देंगे? पूरा टैक्स माफ़ कर देंगे। क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। यस, लेकिन वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। बात समझे? तो अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? अच्छा, मैं फॉरेन सिटीज़न हूँ लेकिन रेसिडेंट इन इंडिया हूँ तो क्या मिलेगा? नहीं। मुझे क्या होना चाहिए? पहला रेसिडेंट इन इंडिया एंड सिटीज़न इन इंडिया होना चाहिए। क्लियर? बात समझे? और अगर मेरी इनकम अगर 5 लाख से कम है तो मुझे क्या कर देगी गवर्नमेंट? पूरे पे माफ। क्लियर? समझा? पक्का समझा? दिमाग में उतरा? थोड़ा थोड़ा? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो सैलराइड एम्प्लॉई है, राइट। और सैलराइड एम्प्लॉय एक एक करके गवर्नमेंट को पकड़ना आसान है या कुछ एम्प्लॉयर्स को पकड़ना आसान है? कुछ एम्प्लॉयर्स को पकड़ना आसान है, राइट। अब जैसे फ़र्ज़ करो कि एक कंपनी है TCS जिसके अंदर 15 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसके अंदर 15 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें से अराउंड 12 से 13 लाख एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, यानी उनको टैक्स पे करना है, राइट। तो वो 12-13 लाख लोग को पकड़ना आसान है या सिर्फ TCS को पकड़ना आसान है? सिर्फ TCS को पकड़ना आसान है। तो गवर्नमेंट ने लेके आई एक स्कीम जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 13 लाख लोगों से टैक्स लेना ऑन देयर इनकम।
तो आपको क्या लगता है सब ईमानदारी से देंगे? राइट। सेकंड चीज़, कितने लोग बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था, जैसे आप लोग को भी नहीं पता था ना। अगर फ़र्ज़ करो कि आप लोग सीधा जॉब पे लगते, आपको बोलते कि आपकी इनकम होगी 10 लाख रुपए और फटाक से 1,12,500 रुपये काट लेते, विच इज़ अराउंड मोर देन 1 मंथ ऑफ योर सैलरी, राइट। तो आपकी जान जलती, आपके साथ पचका होता, राइट। या फिर आपके घर पे डायरेक्टली नोटिस आ जाती है कि एक काम करो, आप 1,12,500 प्लस दिस इंटरेस्ट प्लस दिस पेनल्टी आप पे करो। आप पूछते कि आपने टाइम पे टैक्स पे नहीं किया, तो आपकी वाट लगती। आप गवर्नमेंट को क्या बोलते, मुझे तो पता ही नहीं था। इसी वजह से गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ी क्या है प्रॉब्लम आई कि लोगों से टैक्स लेना है, लेकिन लोगों से टैक्स लेना इतना आसान भी नहीं है। रीज़न, 13 लाख लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बिहाफ पे अगर एक बंदे को पकड़ ले तो वो क्या करेगा, सबका कर सकता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बोली कि काम करो एम्प्लॉयर्स, जब भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दो तो आप उनसे एक डिक्लेरेशन ले लो कि अगर उनकी इनकम लेस देन 5 लाख है तो आप उनका कुछ भी टैक्स अमाउंट मत लो, लेकिन अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आप पूरा पहले ये टैक्स प्रोसीजर फॉलो करो। कौन सा? ये वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो करो और एडवांस में एस्टिमेट करो। जैसे सबको अपनी इनकम तो पता ही होती है ना, एस्टिमेशन के हिसाब से। जैसे फ़र्ज़ करो कि मेरा 10 घर है, 10 घर के मुझे भाड़े आने वाले 10,000 रुपया, तो मुझे एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि मेरा एक घर से 1,20,000 यानी साल भर में मुझे 12 लाख रुपये के आने वाले भाड़ा आने वाला है, राइट। तो मुझे मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पता है। फिर जो मेरे एम्प्लॉयर है उसको तो पता है कि मैं इसको साल भर में 50,000 रुपया मतलब पर मंथ सैलरी दूंगा, तो साल भर में इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 6 लाख रुपया, ये पता है मेरे को। अगर मेरे पास कोई कैपिटल गेन होने वाला है या मैं कोई घर वगैरह बेचने वाला हूँ तो मुझे एटलीस्ट कुछ तो अंदाज़ा रहेगा उस चीज़ का, बात समझे। तो वो सारी चीज़ें तो मुझे पता है। तो जितनी चीज़ें आपको पता है उतनी एडवांस में आप एस्टिमेट करो और एस्टिमेट करने के बाद पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करो और सामने वाले का टैक्स पेएबल अमाउंट क्या करो, निकालो। यानी एम्प्लॉयर अपने हर एक एम्प्लॉय का क्या करता है, पूरा एडवांस में असेसमेंट करता है और उसका क्या निकलता है, टैक्स पेएबल। क्लियर। अब वो टैक्स पेएबल को वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 12 से। जैसे फ़र्ज़ करो कि मैम की सैलरी कितनी है, 10 लाख रुपए है, तो इनका जो टैक्स बनता है वो 1,12,500 बनता है। तो मैं क्या करूँगा, 1,12,500 को डिवाइड करूँगा 12 से। करो। $1,00,000 12,500 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 9,375। तो इतना अमाउंट क्या करूँगा मैं, हर महीने आपका कट कर दूँगा। तो आप बोलोगे तो सर चीटिंग है, आपने बोले तो 1 लाख रुपया महीना मतलब जितनी भी अमाउंट दूंगा और अब आप उसमें से 9,000 रुपये 375 रुपया काट रहे हो, तो इसका क्या। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो पैसा है मैं आपके बिहाफ पे क्या करूँगा, आपकी इनकम पे गवर्नमेंट को क्या करूँगा, पे करूँगा। बात समझा, क्लियर। इस जो अमाउंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। यस। मतलब ये सैलरी में से मतलब एम्प्लॉय का पहले ही कट करेंगे। यस, एडवांस में क्या करेंगे हम लोग, इसका पैसा ले लेंगे। बात समझा। सर आप बोले थे इनकम पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। यस। तो ये भी तो इनडायरेक्ट टैक्स ही हुआ ना एक तरह का। वो क्यों हो रहा है, जैसे एक्सपेंस पे कैसे मतलब बिहाफ में क्यों हो रहा है। रीज़न मैंने बताया ना, 13 लाख लोगों को मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। तो ये भी तो मतलब देखो, मैं TCS को पकड़ सकता हूँ, राइट, क्योंकि TCS अपने PNL में इतनी अमाउंट ऑफ सैलरी क्लेम करेगा एज एक्सपेंस, तो मैं उसको उस एक्सपेंस के बिहाफ पे मैं उसको पकड़ना मेरे लिए आसान है। वेयर एज मैं 13 लाख लोगों को पूछूं, बता तेरी सैलरी कितनी, बता तेरी सैलरी कितनी, बता तेरी सैलरी कितनी, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या करी
ये चीज़ को बोली कि एम्प्लॉयर एक काम कर, अब तू ही क्या कर, सबके सैलरी में से पैसे लेके मेरे को दे। बात समझे? तो इस अब दोनों चीज़ में फ़र्क है। जब आप एक्सपेंस कर रहे हो, जैसे अभी मैडम से मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी लेने गया, मैडम ने उस पर 40% GST लगाए, तो वो एडिशनल 8 लाख रुपीज़ गाड़ी की वैल्यू की नहीं है, वो मेरे लिए बर्डन है। बात समझे? मैडम मुझे 20 लाख की गाड़ी दे रहे, 28 लाख की गाड़ी दे रहे क्या? नहीं, वो तो एडिशनली गवर्नमेंट का दिया हुआ बर्डन मेरे ऊपर है। बात समझे? वेयर जो TDS की अमाउंट है आपके इनकम का पार्ट है, आपके इनकम के टुकड़े में से लिया जाना है। तो ये TCS को फायदा है क्या? नहीं, TCS को क्या का फायदा? TCS क्या करेगी? खाली पैसा यहाँ से उठाएगी, वहाँ पे दे देगी। बात समझे? उसके लिए भी तो बर्डन ही हुआ। क्या? उसके लिए भी तो बर्डन ही हुआ TCS के लिए। मतलब क्या का? उसको गवर्नमेंट को अपने देना है ना अपने। यस, अगर TCS लेट हुई तो ये एक भी भी तो गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं ना। कौन? एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो उसकी इनकम का पार्ट है। तो इनकम में से अच्छा, और ये लोग एक्सपेंस वाले, ये एक्सपेंस में एडिशनल एक्सपेंस है। देखो, अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास चॉइस है कि मैं GST वाले से गाड़ी लूँ या नॉन GST वाले से गाड़ी लूँ। मेरे को अगर वही BMW 20 लाख की चाहिए तो मैं किसी नौसिखिए से, जिसकी दुकान अभी अभी खुली है, जिसकी एक भी गाड़ी नहीं बिकी, ना उसके पास GST नंबर है, मैं उससे गाड़ी ले सकता हूँ। तब मुझे गाड़ी कितने की पड़ेगी? ओनली 20 लाख। बात समझे? वेयर एज अगर मैं GST वाले के पास जाऊँगा तो मुझे वो गाड़ी पड़ेगी 28 लाख। क्लियर? लेकिन जब मेरी जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे ऊपर ही आ रहा है ना सारा बर्डन। बात समझे? यहाँ पे मेरे पास चॉइस है, जैसे आपको जाना है होटल में खाने खाने के लिए, तो आपके पास चॉइस है कौन से होटल में GST लेते, कौन से होटल में GST नहीं लेते। जिस होटल में आपसे GST लेते, आप चाहे तो आप वहाँ ना जाते हुए सेम क्वालिटी ऑफ फूड कहीं और जाके खा सकते हो, राइट? लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो इनकम के जो आप टैक्स पे करो, ये आपकी ही इनकम में से पे हो रहा है। इससे आप बाहर चॉइस नहीं, आपको बोला जा रहा है। क्लियर? ये या तो फिर आप एम्प्लॉयर को ना बोलते हुए आप खुद ही पे कर दो। बात समझे? लेकिन आपको उतना अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। क्लियर? समझा? दैट्स वाई डायरेक्ट टैक्स में, वो इनडायरेक्ट टैक्स में। क्लियर? समझा? पक्का? आगे चले। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? अच्छा, एक बात बताओ, बड़ी बड़ी कंपनीज में ना इस काम के लिए 300-300, 400-400 अकाउंटेंट्स की टीम होती है जो सिर्फ TDS का काम करते हैं कंपनी के बिहाफ पे। रीज़न, ये काम तो खुद कंपनी को ही करना है ना, तो कंपनी के बिहाफ पे ये पूरा काम 400-400, 500-500 अकाउंटेंट्स की टीम होती है और उन लोग करते हैं। और ऑन एन एवरेज मिनिमम सैलरी 40,000 to 50,000। क्लियर? अब वो अकाउंटेंट काम क्या न्यू है उसकी कि एक्सपीरियंस? ऑलरेडी एक्सपीरियंस मैम, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए आपको कॉर्पोरेट में जाने के लिए। ठीक है? अब वो अकाउंटेंट जब काम करते होंगे तो वो मारते होंगे जर्नल एंट्रीज, राइट? तो बताओ, केस देता हूँ, ज़ैबा की सैलरी है 1 लाख रुपए, हर महीने अपने को उसकी सैलरी में से TDS कट करना है 9,000 रुपये, और मारने का है हमको इसकी जर्नल एंट्री। उसका 40,000 रुपये मिलता है। यस, बोलो। सैलरी पे करने का ज़ेबा को, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयर है, हाँ, वो हमारी एम्प्लॉई है, हाँ, हमको उसको 1 लाख रुपये महीना देना है, हाँ। लेकिन वो 1 लाख में से हमको 9,000 रुपये TDS कट करना है। उस चीज़ की हमको क्या मारनी है? जर्नल एंट्री। ज़ेबा अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 1 लाख।
credit all incomes and gains. Is salary is your income? Yes. मैम आपका दिमाग बहुत तेज है लिटरली। इन तीनों में से आपने सबसे पहले ख़त्म करा ना। कभी कभी हो जाता यस ठीक है बोलो। यस जुलेबा। बोलना पड़ेगा, कब से मैं 30 मिनट से मैं चिल्ला रहा था। अच्छा विदाउट टीडीएस क्या एंट्री होती? हाँ सैलरीज पहले अप्रूवल की एंट्री मारेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू ज़ैबा 1 लाख राइट क्लियर। टैली वाली भाषा ऑन करें तो सैलरी अकाउंट चले जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ज़ैबा चले जाएगी करंट लायबिलिटी में। क्लियर। देन उसके बाद हम लोग एंट्री मारेंगे ज़ैबा टू बैंक। बैंक तो हमारा ऑलरेडी करंट असेट में है, ये करंट लायबिलिटी में। यहाँ से 1 लाख रुपए चले गया, गेम ओवर राइट क्लियर। ये थी आसान ज़िंदगी। फिर आ गया मेंट और सब बताओ। अब उसमें हमको इंसर्ट करना है टीडीएस का क्लॉज। बोलो। बोलते शुरुआत आप लोग कर चुके तो आगे ख़त्म भी करो। बोलो। क्रेडिट वाली एंट्री कहाँ क्रेडिट किया? ये क्रेडिट द गिवर। नहीं वो नहीं, अभी इसकी बात कर रहे हैं। टीडीएस की एंट्री कैसे मारेंगे? वर्ड क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? टीडीएस पेबल, टीडीएस पेड। टीडीएस पेबल टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू ज़ैबा अकाउंट। वाह। नहीं बैंक पहले सैलरी की एंट्री कैसे मारेंगे? सैलरी की एंट्री अब नॉर्मल थोड़ी ना रहेगी, उसमें एक और क्लॉज घुस गया ना टीडीएस का। सैलरी अकाउंट फिर डेबिट टू टीडीएस। नहीं नॉर्मल नहीं रहेगी, मतलब ये गलत है। सैलरीज ये नॉर्मल एंट्री है विदाउट टीडीएस। हाँ तो ये दोनों टीडीएस भी ऐड यस सर। लेकिन अगर ये केस है तो पहले ये दो एंट्री मारनी पड़ेगी, नहीं मारनी है? सब में माननी पड़ेगी, चाहे ये केस हो या ना हो। और थर्ड वो एंट्री मारनी है टीडीएस। नहीं, पहले ये एंट्री के अंदर ही चेंजेस आएगा। सैलरीज टीडीएस टू बैंक। सैलरी कुछ भी बोल रहे नहीं हैं। ना। तो दो एंट्री आएगी, एक ये और एक दूसरी वो। हाँ मतलब ऐसा नहीं आएगा अक्रूवल की फिर पेड की फिर अलग से टीडीएस की, ऐसा नहीं? नहीं, अक्रूवल में ही टीडीएस घुस जाएगा।
और फिर सैलरी अलग पे होगी, TDS की एंट्री अलग पे होगी, TDS अलग पे होगा। यस मैम। TDS पेएबल आएगा ना डेबिट में? डेबिट में TDS पेएबल आ जाएगा। डेबिट में TDS पेएबल आएगा, आई थिंक सो। मैंने सुना था अब तक डेबिट में रिसीवेबल्स वाले अमाउंट्स आते हैं, बिल रिसीवेबल, सैलरी डेटर्स। अपन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना सर? हाँ, तो एक्सपेंस हुआ ना। तो हम लोग एम्प्लॉयर्स है ना। ज़ैबा थोड़ी ना जनरल एंट्री मारेगी, वो तो सैलरी मिल रही हो, सैलरी ली, खुश निकलो। यस। सबसे पहली जो हमारी एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, 1 लाख। टू ज़ैबा 91,000, टू TDS पेएबल 9,000। समझा? समझा? किस हिसाब से वो क्रेडिट में आया सर? किस अकाउंट में? बता दो। सबसे पहले सैलरी तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारे लिए क्लियर है, राइट? तो ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो ज़ैबा कितना टैक्स पे कर रही है अपनी सैलरी में से, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारी कंपनी का 1 लाख रुपया खर्चा इसके पीछे हो रहा है, हाँ या ना? तो हमारे लिए जो सैलरी के अमाउंट है वो तो किसी भी केस में 1 लाख रुपया ही क्या रहेगी, राइट? लेकिन ज़ैबा को कितना देना है, हाथ में उसको कितना देना है? 91,000, क्योंकि 9,000 रुपया तो हम काट रहे हैं पहले ही, राइट? तो हम लोग उसको कितना हाथ में दे रहे हैं? 91,000। क्लियर? और जो रिमेनिंग अमाउंट जो 9,000 रुपया रखा है वो किसका हुआ? वो ज़ैबा का है? नहीं, अब वो किसका है? गवर्नमेंट का है। और क्योंकि अभी वो हमारे पास रखा है तो हमारे लिए क्या है? कर्जा, राइट? दैट्स वाई TDS पेएबल। नहीं सर, मैं वो पूछ रही हूँ अभी जैसे सैलरी डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस वाले इसमें आ गया। Yes. इसलिए डेबिट की वो दोनों क्रेडिट। ये क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्रेडिट द गिवर लाइबिलिटी, दोनों करंट लाइबिलिटीज़ है हमारे लिए। फिर जब हम लोग इनको पे कर देंगे, जैसे फ़र्ज़ करो कि ये एंट्री मैं मार रहा हूँ 1 अप्रैल को, लेकिन 1 अप्रैल को सैलरी पे नहीं होती हमारी कंपनी में, 5 अप्रैल को होती है फ़र्ज़ करो। तो जो रिमेनिंग 4 दिन है ये इतना अमाउंट मेरे लिए क्या करेगा? स्टैंड करेगा कब तक? 4 दिन के लिए करंट लाइबिलिटीज़ में। बात समझे? और जब करंट लाइबिलिटीज़ में अमाउंट स्टैंड कर रहा, और जब मैं पे करूँगा, सबसे पहले जब मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो मैं एक एंट्री मारूँगा ज़ैबा टू बैंक, कितना? 91,000, 91,000 ख़त्म। ज़ैबा अकाउंट ख़त्म, क्रेडिट डेबिट में। क्लियर? अब बचा क्या मेरे पास? TDS पेएबल। TDS पेएबल जब मैं पे करूँगा, गवर्नमेंट को TDS डिपॉजिट करूँगा इसके बिहाफ पे, तो मैं क्या एंट्री मारूँगा वापस से? TDS पेएबल टू बैंक सर आपने बोले पेएबल 9,000। अब TDS पेएबल क्रेडिट और डेबिट में 0। क्लियर? मैम एक बार ये अकाउंट खुल गया ना, तो अब पैसा तो इसमें से ही निकालेंगे ना। क्लियर? समझा? क्या ये एंट्री समझी आप लोगों को? क्या ये एंट्री समझी आप लोगों को? पक्का? लिख लो। फोटोज नहीं, लिख लो। सर इतना सारा है। यस, तो मैंने भी बैठ के लिखा ना।
उसको भी दिखना मुझे। ऐसा नहीं, पूरा ही करो। यस मैम।